हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है एंड वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग 1 जून से लेके 8 जून तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन्हें सवालों के माध्यम से सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। इन विच इंडियन स्टेट हैज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग बिन इंट्रोड्यूस्ड इन द स्कूल टेक्स्ट बुक्स? किस भारतीय राज्य के स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग की शुरुआत की गई है? दोस्तों, जब भी ऐसी इनोवेटिव चीज़ें हों तो उसमें केरला हमेशा ऊपर रहता है। तो इसका सही उत्तर है केरला। इसको थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं। ऐसा है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है ना, और जितनी जल्दी आप अपने हमारे युवा पीढ़ी को इसके बारे में बता दें, उन्हें इन सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस करा दें, उतना उनके भविष्य के लिए बेटर है ना। तो इसी पहल को ध्यान में देते हुए केरला ने क्या किया है, जो क्लास 7th के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके टेक्स्ट बुक में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया चैप्टर आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें अब बच्चे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से familiar हो सके। इनका बेसिकली मकसद ही यही है, जो ओवर 4 लाख स्टूडेंट्स को एआई से इंट्रोड्यूस कराया जाए, है ना। चलिए, अगला सवाल है, विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा? दोस्तों, ये मेजबानी करेगा इंडिया। अब यहाँ पे सवाल जो बन रहे हैं उसको आपको एक चीज समझना पड़ेगा। ये तो हो गया करंट अफेयर्स, जो इंडिया आईटा का, ये जो आईटा है उसका नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जो होगा उसकी मेजबानी करेगा। लेकिन ये आईटा क्या होता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है और सवालों में ये आ सकता है। तो यहाँ पे आईटा का जो रोल है ना, वो समझो वर्ल्ड के जितने भी एयरलाइंस होंगे उनको रेगुलेट करने का ये काम करेगी, है ना। इट इज अ ग्लोबल ट्रेड एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग एयरलाइंस वर्ल्ड वाइड, फाउंड इन 1945। 1945 में यूएन भी आया था अस्तित्व में, है ना। और 1945 में आईटा भी आपको देखने को मिलता है। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल ये आएंगे, जो आईटा का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा में है। From which country has the India received the highest foreign direct investment in 2023-2024? 2023-24 में भारत को किस देश से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ? दोस्तों, इसका सही उत्तर है सिंगापुर। ये आपको पता होना चाहिए। इस बार भी सिंगापुर था, पिछली बार भी सिंगापुर था, ठीक है। पहले मॉरिशस था, लेकिन मॉरिशस पे अब एक तरीके की लगाम लगा दी गई है। अब सिंगापुर नंबर 1 हो जा रहा है। कैसी लगाम, क्या मतलब है, इसको समझते हैं अच्छे से। उससे पहले थोड़ा सा एफडीआई के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो आप समझो 2023-24 में हाईएस्ट जो है इन्वेस्टमेंट आपको एफडीआई में सिंगापुर से देखा गया हमारे भारत में। क्या कारण है वो, उससे पहले आप समझो एफडीआई होता क्या है। एफडीआई समझेंगे और एफआईआई समझेंगे। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफआईआई का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। क्या है ये? देखो, ऐसा है, जो कोई व्यक्ति है अगर वो पैसा इंडिया में लगा रहा है, ठीक है, और इंडिया में किसी कंपनी में लगा रहा है, इससे एसेट क्रिएशन हो रहा है, इससे जॉब दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, यही व्यक्ति है मान लो, ठीक है, ये इंडिया में किसी कंपनी के स्टॉक्स में पैसे लगा रहा है। आज लगा रहा है, कल खींच लेगा, ठीक है, या फिर जब इसको मुनाफा होगा तब ये खींच लेगा, ठीक है। तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट को कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब इसमें एक तरीके का आपको ड्रॉबैक ये है, ये वोलाटाइल होता है। मतलब आज आपने सुबह लगाया पैसा और शाम को खींच लिया, है ना। तो इससे कुछ एसेट तो क्रिएशन होता ही नहीं है ना। तो ये दो तरीके के इन्वेस्टमेंट हैं। अब यहाँ पे एफडीआई जो है, ये हमारे इंडिया में आपको सिंगापुर वगैरह से ज़्यादा देखने को मिलता है। कारण क्या है? तो ऐसा है, जो मॉरिशस हो गए और सिंगापुर हो गया, ये एक तरीके से अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए टैक्स हेवन की तरह डेवलप होते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा है, जो यहाँ से अगर आप किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करते हो तो आप कहीं ना कहीं टैक्स की चोरी कर लेते हो। क्या है मतलब, इसको भी एक थोड़ी सी एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लो एक कंपनी ए है, ये इंडिया में एक कंपनी बी को खरीदती है। ये कंपनी ए भी इंडिया में है और कंपनी बी भी इंडिया में है। इससे उसको कोई फायदा होता है? फायदा होता है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स सरकार को पे करना पड़ेगा, लेकिन जो कि आप चाहते नहीं हो पे करना, है ना। तो इसके लिए क्या करोगे? तो ऐसा है, जो एक होल्डिंग कंपनी बना दोगे जो कि सिंगापुर में बैठी रहेगी। कंपनी ए, ये भी सिंगापुर की कंपनी हो गई जो कि ऑपरेट इंडिया में हो रही है। यहाँ पे एक छोटा सा ऑफिस होगा। अब जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, जो भी खरीद बिक्री होगी, वो सिंगापुर में होगी। हालांकि कंपनी दोनों ऑपरेट इंडिया में हो रही है, लेकिन सिंगापुर में खरीद बिक्री हो रही है, और सिंगापुर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लेने वाला है। अब इस पे सरकार बचती क्या है, कैसे कैसे काम करती है? तो सरकार क्या करती है, कंट्रीज के साथ मिलकर डीटीएए साइन करती है। ये क्या होता है? तो ये होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसके हिसाब से ऐसा है, जो अगर मान लो मॉरिशस है, ठीक है, अब ये एक तरीके से डेवलप होता चला गया एज अ टैक्स हेवन, लेकिन इंडिया इसके साथ डीटीएए साइन करती है,
और इसके कारण क्या होता है, जो टैक्सेस में एक तरीके की पारदर्शिता आती है। यही कारण है जो पहले एफडीआई इन्वेस्टमेंट मॉरिशस से ज़्यादा होता था, लेकिन अब रोक लग गई है ना। तो अब इसी कारण क्या है, जो सिंगापुर एक तरीके का टैक्स हेवन डेवलप होता जा रहा है और इंडिया में पैसे आ रहे हैं। तो एफडीआई सिर्फ सिंगापुर से नहीं आ रहे हैं, ये इंडिया से ही पैसा आपको इंडिया में वापस आ रहा है थ्रू सिंगापुर। ठीक है, ये इंडिया हो गया, ये इंडिया हो गया, और थ्रू सिंगापुर पैसा वापस आ रहा है, और इसको कहते हैं राउंड ट्रिपिंग इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल बॉक्सर टू क्वालिफाई फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स? 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन बने? दोस्तों, ये नाम आपको पता होना चाहिए। ये नाम है निशांत देव। दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, निशांत देव और अमित पंघल। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो, ऐसा है, जो निशान देव जो हैं, ये पहले ऐसे इंडियन मेल बॉक्सर बने जो कि 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में अपनी जगह बना लेते हैं। ठीक है, और अमित पंघल जो हैं वो दूसरे मेल बॉक्सर बने, और दोनों कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। चार महिलाएं जो हैं वो भी क्वालिफाई करती हैं ओलंपिक्स के लिए, जिसमें नाम है आपको जैस्मिन लैम्बोरिया, निखत जरीन, प्रीति पवार और लवलीना बोर्गोहेन। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। Which institution has been honored with the Nelson Mandela Award for the Health Promotion 2024? किस संस्थान को 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, ये आपको निम्हांस बेंगलुरु को मिला है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बेसिकली मेंटल हेल्थ पे काम करती है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इससे सवाल आ चुके हैं, जो निम्हांस का मुख्यालय कहाँ पे या फिर निम्हांस कहाँ पे लोकेटेड है। अब तो बहुत ही जगह लोकेटेड है, लेकिन मेन ऑफिस जो है इसका बेंगलोर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज इसका फुल फॉर्म है, जो कि बेंगलोर में है। इसको नेल्सन मंडेला अवार्ड मिलता है फॉर हेल्थ प्रमोशन इन 2024। किसके द्वारा? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए। Which team did Real Madrid defeat in the final to win their record extending 15th Champions League title? रियल मैड्रिड ने फाइनल में किस टीम को हराकर अपना रिकॉर्ड 15वां चैंपियंस लीग खिताब जीता? तो दोस्तों, ऐसा है, जो बोरुसिया डॉर्टमुंड को हराया था रियल मैड्रिड ने। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। देखो दोस्तों, ऐसा है, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन जो है वो हर साल आपको यूईएफए चैंपियंस लीग का आयोजन करता है। ठीक है, ये बेसिकली फुटबॉल इवेंट है, जिसमें रियल मैड्रिड ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को 2-0 से हरा दिया। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। वेयर इज द 60th मीटिंग ऑफ द सब्सिडियरी बॉडी शेड्यूल टू टेक प्लेस? सहायक निकायों की SB60 की 60वीं बैठक कहाँ होने वाली है? दोस्तों, ये बैठक तो होने वाली है जर्मनी में, लेकिन क्या आपको ये सब्सिडियरी बॉडीज देख के कुछ दिमाग में समझ में आ रहा है, कुछ चीजें समझ में आ रही हैं? अगर नहीं आ रही हैं तो आपको बैठक भी नहीं पता होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्सिडियरी बॉडीज के बारे में समझते हैं। सब्सिडियरी बॉडीज के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो दोस्तों, ऐसा है, जो क्लाइमेट चेंज के लिए आपको पेरिस एग्रीमेंट साइन हुए, ग्लोबल वार्मिंग को लेके क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुए, है ना। अब इन सब के पीछे में काम कौन करेगा? तो इनके लिए पीछे में काम करेगा एसबीआई। एसबीआई का मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, यहाँ पे सब्सिडरी बॉडीज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है जो इनके पीछे में काम करता है, एंड इट इज एन हार्ट ऑफ ऑल इम्प्लीमेंटेशन इशूज अंडर द कन्वेंशन। ठीक है, तो यही है 60th मीटिंग जो है सब्सिडरी बॉडीज का, जो कि बॉन जर्मनी में होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। When is the World Bicycle Day celebrated? विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, ऐसा है, जो विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है जून 3 को। ठीक है, जून 5 को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इसको मनाने के लिए आप साइकिल से आते हो, जून 3 में ही आप साइकिल चलाते हुए पहुंच जाते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद वर्ल्ड ओशंस डे भी है, जो कि 8 जून को मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वर्ल्ड बाइसिकल डे जो है वो आपको हर साल जून 3 को मनाया जाता है, और ये अनाउंसमेंट यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2018 में किया गया था। अब इसी बात से एक सवाल याद आया, जो हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल योगा डे जो है, ये पहली बार कब अनाउंस किया गया था? तो ये अनाउंस किया गया था 2014 में, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। उसी साल दिसंबर में इसको अनाउंस किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए।
और मनाते कब हैं? तो जून 21 को। वाइडली वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने इसको दिसंबर 2014 में ही अनाउंस कर दिया था। ठीक है, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे की बात करें तो जून 3 को मनाते हैं, और अप्रैल 2018 को इसको अनाउंस किया गया था एज अ वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। और ये किस लिए किया गया था? ताकि आपको साइकिल के फायदे बता सकें, किस तरीके से ये सस्टेनेबल होता है, इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, और लेस कंजेशन, एनर्जी वगैरह ये जो है ये बचाता है, और आपकी हेल्थ को भी बचा के रखता है, यानी हेल्थ को भी सुधारता है। इन विच कंट्री डिड क्लॉडिया सेनबॉम बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट? दोस्तों, क्लाउडिया सिनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो इसका सही उत्तर है मेक्सिको। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके लिए करंट अफेयर्स है। देखो दोस्तों, ऐसा है, हम लोग आज़ाद तो बहुत ही बाद में हुए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत पहले ही कर ली। तो महिलाओं को के अधिकार की बात करेंगे तो हम लोग बहुत आगे हैं। ठीक है, कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ये मेक्सिको की पहली फीमेल प्रेसिडेंट हैं, क्लॉडिया सेनबॉम। ये अब जाके पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। हमारे यहाँ पहले ही फीमेल प्रेसिडेंट बन चुकी हैं, प्रतिभा देवी पाटिल, है ना। कब की बात है? ये तो 2007 की। उसके बाद हम लोगों ने एम्पावरमेंट की एक तरीके से झड़ी लगा दी। फिर हमने सोचा जब पहली जनजाति वाली महिला हैं तो फिर द्रौपदी मुर्मू है इस साल, है ना। तो बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को मिलते रहते हैं। तो मेक्सिको जो है, मेक्सिको का जो कैपिटल है वो मेक्सिको सिटी है। करेंसी की बात करें तो पेसो, ये भी आपको पता होना चाहिए। और भाषा जो वहाँ पे है वो वहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है। कहाँ पे लोकेटेड है? तो देखो ऐसा है, ये है यूएस, और इसके ऊपर में कनाडा, और नीचे में मैक्सिको। ठीक है दोस्तों, चलिए। वेयर डिड द 21st संग्रीला डायलॉग टेक प्लेस? 21वां संग्रीला संवाद कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था सिंगापुर में। अब ये संग्रीला डायलॉग होता क्या है वो भी आप जान लो। ऐसा है, ये एक तरीके का डिफेंस समिट है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि अभी सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, इसका एक और नाम है IISS एशिया सिक्योरिटी समिट, और ये हर साल होता है, और इस बार सिंगापुर में हुआ है। ठीक है, आई थिंक हर 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 बार सिंगापुर में ही होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और इसमें आपको डिफेंस मिनिस्टर्स पार्ट लेते हैं, मिलिट्री लीडर्स फ्रॉम एशिया पैसिफिक कंट्रीज जितने हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। संग्रीला डायलॉग। What is the number of voters registered for the 2024 लोकसभा इलेक्शंस इन इंडिया? तो भारत में 2024 लोकसभा चुनाव में के लिए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है? दोस्तों, अब ये सवाल क्यों बन के आ रहे हैं? ये सवाल इसलिए बन के आ रहे हैं क्योंकि हर बार जब भी चुनाव होते हैं तो एडिशन होता है, और एडिशन होता है तो आपको पता है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा चुनाव होता है हमारे देश में। तो हर बार एक नया रिकॉर्ड बनता है, और यहाँ भी आपको रिकॉर्ड बनता नजर आ रहा है। और 642 मिलियन लोगों ने इस बार एज अ अपने आप को वोटर माना है। और अभी टोटल जो रजिस्टर्ड वोटर्स जो थे, ठीक है, वो 642 मिलियंस थे। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछ देंगे कौन है, तो राजीव कुमार। ठीक है, जब तक चेंज ना हो जाए तब तक यही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इंडिया ने फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जब भी चुनाव होते हैं तो इतने सारे रिकॉर्ड्स बनते हैं, है ना। On which domain are the NASA and ESA collaborating as a part of आर्टेमिस प्रोग्राम? सबसे पहली बात, आपको आर्टेमिस प्रोग्राम पता होना चाहिए। उससे पहले थोड़ा सवाल समझ लेते हैं। ठीक है, नासा और ईएसए आर्टेमिस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में किस डोमेन पर सहयोग कर रहे हैं? दोस्तों, लूनर टाइम कीपिंग, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में समझते हैं, ये है क्या। देखो ऐसा है, ये इसको नासा ने इनिशिएट किया था 2017 में। कारण क्या है? तो एम्स टू रिटर्न ह्यूमंस टू द मून फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1972। ठीक है, देखो ऐसा है, जो 1972 के बाद से अब यहाँ पे एम ये हो रहा है जो चांद पे लोगों को पहुंचाया जाए। और ये आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3, आर्टेमिस 4 करके सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स हैं। अब इनका गोल क्या है? लॉन्ग टर्म गोल ये है जो चांद पे परमानेंट लूनर बेस बनाया जाए। ठीक है, और जो फ्यूचर मिशंस टू मार्स है उसको भी एक तरीके से सपोर्ट दें। ठीक है, हालांकि जब भी सवाल आए तो आप चांद पे ही टिके रहना। ठीक है। रिसेंटली राहुआ राहुआ नेशनल पार्क वाज इन न्यूज एंड इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन? अगर आपने राहुआ नेशनल पार्क कभी नहीं सुना है तो फिर मैं मान सकता हूँ ये जायज़ नहीं सुना होगा, क्योंकि ये हमारे इंडिया में तो है नहीं।
ठीक है, ये है कहाँ पे? तो ये है तंजानिया में। ठीक है दोस्तों, देखो ऐसा है, जो अखबारों में दिख गया, किस लिए दिख गया? तो वहां पे ऐसा है ना, जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे हैं, किसके द्वारा? तो बाय रेंजर्स एट रहुआ नेशनल पार्क। और इसके कारण जो वहाँ पे जितने भी कंजर्वेशन एफर्ट्स लग रहे हैं, संरक्षण के लिए जो एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, उस पे एक तरीके से सवालिया निशान खड़ा हो गया है। और यही कारण है, ये न्यूज़ बनता आ रहा है। रहुआ नेशनल पार्क जो है वो तंजानिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और वहाँ पे एक रिवर बहती है, ग्रेट रहुआ रिवर, उसी के नाम पे। ठीक है। अब ईस्ट अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो एलिफेंट के पॉपुलेशन है, यहीं पे देखने को मिलते हैं। अब एलिफेंट की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था दोस्तों। हमारे यहाँ पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो दोस्तों कॉर्बेट। उत्तराखंड जाओगे तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यही हमारे यहाँ पहला नेशनल पार्क है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पीएम मोदी लॉन्च ट्री प्लांटेशन कैंपेन ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024? पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय क्या है? क्लाइमेट चेंज एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एयर पोल्यूशन कंट्रोल, वाटर कंजर्वेशन। ये तीनों ऑप्शन नहीं है, तो सही ऑप्शन क्या है? लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। देखो दोस्तों, ऐसा है, जब आप पौधे लगाओगे तो एक तरीके से आप जमीन को भी रिस्टोर करोगे, डी एंड डेजर्टिफिकेशन जो है उस पे लगाम लगाओगे, है ना, और ड्रॉट रेजिलियंसनेस को बढ़ावा दोगे, है ना। तो यही थीम है, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुद्धा जयंती पार्क न्यू दिल्ली में पेड़ लगाया, और उसके बाद इसके एक कैंपेन बनाया। कैंपेन का नाम था एक पेड़ माँ के नाम। थोड़ा सेंटिमेंटल है, ठीक है, और ऐसा था, जो बहुत सारे पौधे लगाने हैं, यही टारगेट था। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 जो है, उसको इस बार किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है वो होस्ट कर रहा है। हालांकि इस पे सवाल आने के चांसेस कम है, लेकिन जान लो आप, ठीक है। Recently, ISRO collaborated with which company for sustainable space exploration through additive मैन्युफैक्चरिंग? हाल ही में इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से अस्थायी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया? दोस्तों, विप्रो 3D जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। देखो ऐसा है, जो 3D टेक्नोलॉजी का स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। अब नई नई चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे कोलैबोरेशन आपको देखने को मिलेगा विप्रो 3D के साथ इसरो का। अब विप्रो 3D जो है आपको PS4 रॉकेट इंजन जो है उसके लिए आपको एडिटिव मैन्युफैक्चर करेगी, जो कि फोर्थ स्टेज को पावर देती है इन PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। NPCI International and which country Reserve Bank are partnering to introduce UPI payments in South America? NPCI International और किस देश का रिजर्व बैंक दक्षिण अमेरिका में UPI भुगतान शुरू करने की साझेदारी कर रहे हैं? दोस्तों, ये साझेदारी आपको पेरू के साथ देखने को मिल रही है। अब कुछ चीज़ें समझो UPI के बारे में। ऐसा है ना, कभी भी आपको कोई ऐसा चीज़ होता है जो आपको देश जिस पे गर्व करे, तो ये है हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कांग्रेस के टाइम पे आया, लेकिन मोदी जी के टाइम पे ये बूम पे चला गया, है ना। 2016 में जब डिजिटल पेमेंट पे बहुत ज़्यादा काम हुआ, तो फिर यूपीआई एक तरीके से हथियार के रूप में हम लोगों ने इस्तेमाल किया, जो कि आज की बात करें तो सारे कंट्रीज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लाने वाले हैं। मतलब कहने का मतलब चाह रहे हैं जो लेकर आए। और इसी कारण में अभी हाल ही का एक न्यूज़ है, जो फ्रांस जो है उन्होंने भी यूपीआई को अपनाया है। आप एफिल टावर को देखने जाओगे तो वहाँ पे आप यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हो, टिकट वगैरह ले सकते हो। पहली चीज़ ये होगी। अब सवाल ये बनता है, अगर आपसे ये सवाल कर दे, जो पहला कौन सा देश था जो यूपीआई, हमारा भारत का जो यूपीआई है वो अपने यहाँ स्टार्ट किया? तो वो था भूटान। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। हालांकि नेपाल वगैरह भी है, अब वो यूपीआई में इंटरेस्टेड है, लेकिन पहली कंट्री की बात होगी तो भूटान, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एनपीसीआई के बारे में बात कर लेते हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देख लेते हैं यहाँ पे कुछ है मेंशन्ड। पहले न्यूज़ देख लेते हैं। एनपीसीआई इंटरनेशनल और रिजर्व बैंक ऑफ पेरू
मिलके यूपीआई लाइक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम पेरू में लॉन्च कर रहे हैं, और ये एक तरीके से डेवलपमेंट होगा साउथ अमेरिका के फाइनेंशियल सेक्टर का। एनपीसीआई की बात कर लेते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, ये आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन दोनों मिलके ये बनाती है। अंडर द 2007 पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट मैनेजेस इंडियाज रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। अब एनपीसीआई के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। आप समझो 3 4 5 6 7 बैंक हैं, है ना। अब ये सारे बैंक किस तरीके से ऑपरेट करेंगे, एक दूसरे से किस तरीके से ट्रांजैक्शन करेंगे, तो इस करेंगे तो करेंगे ही, ठीक है, लेकिन इसके बीच में अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो टू एंड फ्रो मेंटेन कर सके, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि बैंक ए बैंक बी को पैसा भेजे तो डायरेक्ट बैंक ए बैंक बी को ना भेजे, एनपीसीआई के पास जाए, एनपीसीआई इसको सेटल करके बैंक बी के पास भेजे। बैंक बी अगर बैंक सी को भेजना है तो इसी तरीके से सबसे पहले एनपीसीआई के पास जाए। तो यानी कि एक तरीके से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है ना। तो इसी तरीके से इन्होंने एक तरीके से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया, बहुत सारे बैंकों ने पैसा लगाया और तब जाके ये एनपीसीआई बना। ठीक है, रिजर्व बैंक ने पैसा लगाया, बाकी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स ने पैसा लगाया, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी थे, उन्होंने भी इन्वेस्ट किया था, तब जाके ये पेमेंट सिस्टम एनपीसीआई बना। अब आप जैसे यूपीआई को से पेमेंट करते हो ना, तो इसको कौन ये कर रहा है, मॉनिटर कौन कर रहा है, तो एनपीसीआई कर रहा है ना। अभी आपने देखा होगा यूपीआई से पैसा कभी कभी अटक जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें एनपीसीआई मॉनिटर करता है। ठीक है, एक तरीके से ये सेटलमेंट जो है, ये सेटलमेंट प्रोवाइड करता है। अब तो रियल टाइम करता है तो थ्रू यूपीआई, है ना। आईएमपीएस, यूपीआई, ये सारे मेथडोलॉजीज हैं पेमेंट सेटलमेंट के। Where did the Indian Army inaugurate the plastic waste management plant as a part of their Go Green initiative? भारतीय सेना द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? दोस्तों ये किया गया सिक्किम में, ये आप जान लो। देखो ऐसा है, जो जून में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है, इसके कारण जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जो जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, चाहे मोदी जी हो, आर्मी हो, इंडियन एयरलाइंस हो, ये कुछ भी हो, कहने का मतलब वो सभी अब एक तरीके से कोई ना कोई इवेंट तो करेंगे, और इवेंट करेंगे तो सवाल बनेगा, सवाल बनेगा तो ये सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेम द ऐप लॉन्च्ड बाय सेबी टू हेल्प इन्वेस्टर्स मैनेज देयर पर्सनल फाइनेंसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको पता होना चाहिए। निवेशकों को अपने व्यक्तिगत वित्त का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए सेबी द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम बताइए। देखो ऐसा है, जो आप इन्वेस्टर हो, अब आप इन्वेस्ट तो कर दोगे पैसा, लेकिन आपको नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना, आपको अपने आप को अपडेट भी तो करना है, नहीं तो आपको पैसा डूब जाएगा। तो इसके लिए सारथी 2.0 जो है, वो सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। सारथी 2.0 आप इंस्टॉल करो, और उसके बाद आप जितने भी सेवी से जुड़े चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है, वो आपको मिल जाएंगी। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए वो वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद व्हाट वाज द ओवरऑल वोटर टर्नआउट रिकॉर्डेड इन द जनरल इलेक्शन 2024? आम चुनाव 2024 में दर्ज कुल मतदाता मतदान कितना था? देखो ऐसा है, जो चुनाव हुए हैं, चुनाव होने के बाद डेटा आ रहे हैं, डेटा आ रहे हैं तो सवाल आ रहे हैं, यही कहानी है। ठीक है, और शुरुआत में तो ऐसा हुआ था, जो वोटर टर्नआउट ज़्यादा नहीं पुश हो रहा है ना। अब की बार 400 पार वाज, मतलब ऐसा लग रहा था जो सक्सेस नहीं हो पाएगा, शुरू में ही पहले वाले में लग गया, उसके बाद एनडीए वालों ने जोर लगाया था, है ना। और किसी तरीके से ओवरऑल वोटर टर्नआउट 65.79% रहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, जब जब चुनाव होते हैं तो एक तरीके का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता ही बनता है। इन विच स्टेट विल 10,000 करोड़ प्रोजेक्ट फंडेड बाय द वर्ल्ड बैंक टू कॉम्बैट एयर पॉल्यूशन बी लॉन्च्ड? वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? देखो दोस्तों ऐसा है, जो ये शुरू किया जाएगा हरियाणा में। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इसका नाम है हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट, फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहाँ पे एनसीआर को बेसिकली टारगेट किया जा रहा है, ताकि वहाँ पे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट डेवलप हो सके। Which country did Mount Ibu, a volcano that recently erupted in May 2024, spewing ash and dark clouds in the sky, belong to? Mount Ibu एक ज्वालामुखी जो हाल ही में मई 2024 में फटा था, आकाश में राख और काले बादल उगलता था, किस देश से संबंधित था? दोस्तों इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया। और मुझे लगता है पिछले करंट अफेयर्स में मैंने बताया था एक और
वोल्केनो जो कि इरप्ट हुआ था कहाँ पे, तो इंडोनेशिया में ही, जिसका नाम था रियांग, है ना। अब यहाँ पे आप दूसरा देख रहे हो, तो कारण क्या है, तो ऐसा है, जो इंडोनेशिया है वो है आर्किपेलागो। आर्किपेलागो क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। और ये जो आइलैंड्स है ना, वो एक तरीके से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे टिके हुए हैं। ये क्या है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है, ये एक तरीके से धरती का फॉल्ट लाइन है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉल्केनोज देखने को मिलेंगे। तो एक तरीके से माला की तरह के शेप में है, और यहीं बीच में इंडोनेशिया आ जा रहा है। और इसके कारण क्या है ना, जो ज्वालामुखी यहाँ पे ज्यादा फटता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। The Nagi and Nakti sanctuaries, recently designated as international wetlands, are located in which district of Bihar? नागी और नकटी अभयारण्य, जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि के रूप में नामित किया गया है, बिहार के किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये है जमुई में। अब समझो ऐसा है, जो पिछले साल तक 75 रामसर साइट्स थे। अब वेटलैंड्स की जो साइट्स होती हैं ना, उसको रामसर एक एक तरीके का रिकग्निशन देता है, और उसको रामसर साइट्स कहते हैं। और यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवालों के रूप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप समझो पिछले 10 सालों में बहुत सारे वेटलैंड साइट्स ऐड हुए। तो रामसर साइट्स जो थे, आपको 2023 की बात कर लो तो 75 थे। उसके बाद जनवरी में आपको 5 और जुड़ते हैं, और अभी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन 2 और जोड़ा गया, वो है नागी और नकटी। कहाँ पे है, तो जमुई में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आ सकते हैं। नेम द रशियन cosmonaut who became the first person to spend 1000 cumulative days in space। दोस्तों ये सवाल जो है, पहले सवाल को डील करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। उस रूसी कॉस्मोनेट का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में 1000 संचयी दिन बिताने वाला पहला व्यक्ति बन गया। दोस्तों आजकल होड़ चली है स्पेस में दिन बिताने की, और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, प्राइवेट प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर है ओलेग कॉन मोनेको, ठीक है। कोनेनको, कोनोनेनको, ठीक है। तो ये नाम थोड़ा यूनिक सा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब समझते हैं ये कॉस्मोनॉट, एस्ट्रोनॉट, इस सब में डिफरेंस क्या है। देखो ऐसा है, अगर यूएस से गया तो वो व्यक्ति हो जाएगा एस्ट्रोनॉट, और अगर वो रशिया से गया तो वो हो जाएगा कॉस्मोनॉट। एस्ट्रोनॉट का जो कीवर्ड है, रूट वर्ड है, वो है एस्टर। कॉस्मोनॉट का कॉस्मोस, चीज वही है। इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया से अगर कोई जाएगा तो वो हो जाएगा व्योम नॉट। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तीनों एक ही चीज के नाम है, लेकिन अलग अलग नाम है। एस्ट्रोनॉट की बात करें तो यूएस से, कॉस्मोनॉट की बात करें तो रशिया, और इंडिया से गया तो व्योम नॉट। एक इंडिया में एक सीरीज आई थी, सीरियल आया था बहुत ही शुरुआत में, कैप्टन व्योम। अगर किसी ने सुना हो तो, नहीं सुना है तो गूगल कर लेना, पता चल जाएगा, है ना। तो ऐसा है, जो अभी एक तरीके का रेस चल रहा है। रेस किस चीज का चल रहा है, रेस चल रहा है स्पेस में रहने का। Russian cosmonaut Oleg Kononenko became first person to spend 1000 cumulative days in space. This record surpasses the previous record of 878 days set by his colleague Gennady Padalka। तो यानी कि एक दूसरे में ही ये रिकॉर्ड को तोड़ने में लगे हुए हैं। Which polling station was declared as a model polling station in India? भारत में किस मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र घोषित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया ताशी गैंग को। क्यों किया गया, तो ये समझो, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है ताशी गैंग। कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कितने हजार फीट पे है, तो 15,256 फीट पे। मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर वोट गिराने जाएगा तो सांस फूल जाएगी। हालांकि वही लोग जाएंगे जो इन सब चीज़ों के आदी रह चुके हैं, मतलब अडेप्टिव हैं, जो अडेप्ट कर चुके हैं, है ना। और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन बना है। Which Indian American student won the Scripps नेशनल स्पेलिंग बी टाइटल? किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी खिताब जीता? दोस्तों अब कौन जीता, इसका सही उत्तर है बृहत सोमा। ये आप जान लो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए है, जानना तो पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सवाल आए जो ये स्पेलिंग बी इवेंट कहाँ कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। तो ये यूएस में कराया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
रिसेंटली इंडिया लॉन्च द बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस विद विच कंट्रीज। हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस लॉन्च किया? दोस्तों ये लॉन्च हुआ है यूएस, जापान और साउथ कोरिया और भारत, ये सारे मिलके इन्होंने एक तरीके का बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस बनाया है। और ज़रूरी भी है, क्योंकि आप जब मिल के काम करते हो तो बहुत ही बेहतर नतीजे सामने आते हैं। किस लिए अलायंस किया गया है? तो इसलिए अलायंस किया गया है, जो एम तो इनका यही है, जो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो ड्रग की शॉर्टेज देखने की गई थी न हो गई थी, वो चीज़ें अब फिर से रिपीट ना हो। दोस्तों ऐसा है, जो डिफेंस अलायंस तो आपने देखा ही होगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक तरीके से बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस है, जो कि अपने आप में बहुत ही अनूठी पहल है, ये आपको पता होना चाहिए। व्हेन वाज द वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेटेड इन 2024? हमने आपको बताया, जो साइकिल 3 जून, 5 जून को आप पेड़ लगाओ, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और 8 जून को आप ओशंस डे मनाओ। फिर इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाओ, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो वर्ल्ड ओशंस डे की बात करें तो June 8, ठीक है। और अगर थीम पूछ दे इस बार का 2024 का, तो कैटलाइजिंग एक्शन फॉर आवर ओशन एंड क्लाइमेट। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगले लेक्चर में जून 2nd वीक के करंट अफेयर्स को देखेंगे।